Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की समरी को डिस्कस आउट करने वाले हैं. इसकी जो ये चैप्टर है इसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स और जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज़ द NCERT. ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर आउट कर चुकी हूँ. तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट द डिटेल एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी आज इस चैप्टर की समरी. हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की समरी को डिस्कस आउट करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं उनको वी विल मेक श्योर कि हम लोग उनको यहाँ पे पढ़ें. ठीक है, ग्रेट. अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर की समरी को. अच्छा, हम लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि इंडिया में वी हैव मोर दैन 6 लाख विलेजेस, राइट. अब उनको जो वाटर की ज़रूरत होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और रोड्स जो कनेक्ट होनी चाहिए मेन सिटी से, उन सारी चीज़ों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको कौन देखता है? हु फुलफिल दीज नीड्स या हु टेक केयर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज नीड्स. ठीक है, तो जैसे कि एडिशन में जो लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है कि जो लैंड है ये किस पर्सन को लैंड बिलोंग करता है. ठीक है, ताकि कोई भी लड़ाइयाँ वगैरह ना हो. तो इन सारी चीज़ों को कौन मेंटेन करता है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे. और चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जो ये दो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या काम होता है और डिटेल में उस चीज़ को समझेंगे. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब यहाँ पे ये चैप्टर एक स्टोरी से स्टार्ट होता है जहाँ पे इस विलेज में एक लड़ाई हो गई. मोहन एक फार्मर था, इस स्टोरी को पढ़ते हैं. ठीक है, मोहन एक फार्मर था, उसकी जो फैमिली है उसके पास छोटी सी ज़मीन थी जिसमें वो लोग अपना एग्रीकल्चर करते थे. ठीक है, अब उसमें वो लोग अपनी फार्मिंग करा करते थे कई साल तक. ठीक है, कई साल से उसकी फील्ड के जस्ट बगल में फील्ड थी. रघु एक और पर्सन था जो कि उस विलेज में ही रहता था. उस रघु की एक और फील्ड थी जो कि उन्होंने एक छोटी सी बाउंड्री से सेपरेट कर रखी थी उन दोनों फील्ड्स को, जिसका नाम था बंड, BUNT. ठीक है, उन्होंने इसको एक छोटी सी बाउंड्री से सेपरेट कर रखा था उन दोनों फील्ड्स को. दैट वाज कॉल्ड एज बंड. अब एक मॉर्निंग एक दिन सुबह मोहन ने ये नोटिस किया कि रघु की जो बंड है, ठीक है, बंड वो कुछ फीट आगे शिफ्ट हो गई. आगे इन द सेंस कि कुछ फीट मोहन की फील्ड में शिफ्ट हो गई है. ये मैनेज करने से मोहन का जो कुछ थोड़ा जो लैंड है वो रघु ने कवर कर लिया. ठीक है, और उसको कवर करके रघु ने अपने साइज का लैंड को इंक्रीज कर दिया. अब मोहन इस बात से बहुत गुस्सा हुआ और थोड़ा सा डर भी गया क्योंकि रघु की जो फैमिली है उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी. ठीक है, उसके सिवा उसके जो अंकल थे वो विलेज के सरपंच थे. लेकिन फिर भी उसने करेज गैदर किया और वो रघु के घर गया. वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा आर्गुमेंट हुआ रघु और मोहन के बीच में और रघु ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि उसने उस बंड को शिफ्ट किया है. उसने अपने कुछ हेल्पर्स को बुलाया और वो हेल्पर्स मोहन के ऊपर चिल्लाने लगे, मोहन को मारने लगे. तो जो नेबर्स थे उन्होंने ये आवाज़ वगैरह सुनी तो वो तुरंत गए वहाँ पे और मोहन को जो कि लोग मोहन को मार रहे थे उनसे बचा करके मोहन को लेकर के आए. अब मोहन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी. उसके सर पे भी उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी. सबसे पहले उसको फर्स्ट एड किया उसके नेबर्स ने. अब उसका एक फ्रेंड है जो कि विलेज का पोस्ट ऑफिस चलाता है, तो उसने कहा कि हम लोग को लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और रिपोर्ट फाइल करवानी चाहिए. वहाँ पे और जो दूसरे लोग थे उनको थोड़ा डाउट हो रहा था कि क्या ये सही आइडिया है कि नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इसमें मनी का काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और एट लास्ट कोई भी फाइनल रिजल्ट उनके पास नहीं आएगा. तो इसलिए उन लोगों को डाउट था. तो कुछ लोगों ने कहा कि रघु की जो फैमिली है उसको ऑलरेडी मे बी उसकी फैमिली ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कर लिया होगा. तो ये सारा डिस्कशन चल रहा था. तो इन सारे डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड हुआ कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा अपने नेबर्स के साथ जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा है. ठीक है, अब जब पुलिस स्टेशन जा रहे थे तब देखते हैं क्या होता है. तो जब पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो वन ऑफ द नेबर्स ने कहा कि हम लोग कुछ और थोड़ा ज़्यादा पैसे लगा करके हम लोग मेन पुलिस स्टेशन जो कि टाउन में है वहीं क्यों ना चले जाएं.
मोहन ने कहा कि ये यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं आती है, हम केस सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि वो पुलिस स्टेशन हमारे विलेज में आता है, हमारा जो एरिया है, हमारा जो विलेज है उसमें आता है वो पुलिस स्टेशन। तो जो आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है आप केस सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जिसके अंडर जो कि उसके अंडर के मतलब उसके कंट्रोल में रहता है वो एरिया। तो जितने भी लोग थे वहाँ पे उस एरिया में, वो लोग पुलिस को किसी चोरी, किसी एक्सीडेंट या किसी इंजरी, किसी लड़ाई, इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की होती है कि वो इंक्वायर करे इस चीज़ों को, इन्वेस्टिगेट करे और जो भी एक्शंस हैं वो ले उस रिस्पेक्टिव एरिया के लिए, ठीक है। अब जब वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए तो मोहन वहाँ पे पर्सन इंचार्ज मतलब कि स्टेशन हाउस ऑफिसर मतलब कि SHO उनके पास गया और उनको बताया कि ये सारी चीज़ें हुई। उसने कहा कि उसको एक कंप्लेन भी देनी है राइटिंग में। तो जो SHO था, पर्सन इंचार्ज, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर था, उसने बहुत रूडली उसको भगा दिया वहाँ से, ये कह के कि यहाँ पे ये छोटे छोटे कंप्लेन लिख करके हमारा समय वेस्ट मत करो और वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, ठीक है। मोहन ने उनको अपनी इंजरीज दिखाई, लेकिन जो SHO थे वो बिलीव नहीं कर रहे थे। मोहन बहुत परेशान हो गया और उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। उसको ये श्योर नहीं था कि उसकी जो कंप्लेन है वो रिकॉर्ड क्यों नहीं की जा रही है। वो बाहर गया, उसने अपने नेबर्स को बुलाया ऑफिस में, वहाँ पे काफ़ी आर्ग्यू हुआ, काफ़ी बहस हुई और उसके बाद जो कि मोहन को इतना ज़्यादा मारा गया उन सबके सामने और ये जो इंजरीज हैं काफ़ी सीरियस भी हो सकती थी। तो जितने भी नेबर्स थे उन सब ने इंसिस्ट किया कि आपको इस केस को रजिस्टर करना चाहिए। तो फाइनली जो ऑफिसर था वो मान गया और उसने मोहन से कहा कि जो भी कंप्लेन है वो यहाँ पर लिख दो और लोगों से कहा कि अगले दिन वो कांस्टेबल को भेजेगा विलेज में इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस इंसिडेंट के बारे में, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा कि जो मोहन और रघु थे, ठीक है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे एक बाउंड्री के पीछे जो कि उनकी फील्ड से शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक है। अब क्या वहाँ पे कोई ऐसा और तरीका नहीं था कि इस जो लड़ाई है इसको पीसफुल मैनर, इसको आराम से सेटल कर दी जाए? क्या ऐसी कोई तरीका नहीं था? क्या ये जो रिकॉर्ड्स हैं, क्या रिकॉर्ड्स ये नहीं शो करते हैं कि किसका कितना लैंड है विलेज में? अब इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। लैंड को मेजर करना, उसके रिकॉर्ड्स को रखना, ये सारा काम होता है पटवारी का, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। लैंड्स को मेजर करना कि कितना लैंड किस पर्सन को बिलोंग करता है और उसके पूरे रिकॉर्ड्स रखना, ये जो है ये मेन काम होता है पटवारी का। तो पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे कुछ विलेज में इन ऑफिसर्स को बोला जाता है लेखपाल, कुछ में कानूनगो, ठीक है। 1 सेकेंड, और या फिर कुछ में कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर। तो अलग अलग नामों से इन पीपल को जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे इस ऑफिसर को रेफर करेंगे एज अ पटवारी, ठीक है। मैं इसी वर्ड को आगे फर्दर यूज़ करूँगी। तो जितने भी पटवारी होते हैं यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के। जो भी विलेजेस होते हैं उनके एक ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको उनके बारे में सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो पटवारी होता है वो विलेज के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करते हैं और उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। एक मैप होता है और एक रजिस्टर होता है, उन दोनों चीज़ों में वो पूरे रिकॉर्ड्स वगैरह बना कर रखते हैं, कौन? पटवारी, ठीक है, मैप और रजिस्टर्स वगैरह में। तो जो पटवारी है वो यूजुअली उसके तरीके होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर करने के लिए, ठीक है। कुछ प्लेसेस में काफ़ी लंबा तरीका होता है, लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड, और कुछ में जो पटवारी होता है, जैसे कि मोहन और रघु की फील्ड की बात करें तो उन्होंने कंपेयर करके मैप में मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो मैच नहीं करेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो बाउंड्री है फील्ड की उसको चेंज करा गया है, ठीक है।
तो जो पटवारी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो लैंड का जो रेवेन्यू है जो फार्मर्स का है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, लैंड का रेवेन्यू को कलेक्ट करना फार्मर से, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं किस एरिया में। तो ये सारे काम भी पटवारी के होते हैं, ठीक है। अब ये सब किया जाता है रिकॉर्ड्स की हेल्प से, जो कि पटवारी मेंटेन करके रखते हैं, और इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट होता है पटवारी के लिए कि वो रिकॉर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करते रहें, ठीक है। फार्मर्स जो होते हैं वो अपने क्रॉप्स हो सकता है कि जो भी क्रॉप वो ग्रो करते हैं उसको चेंज कर दें फील्ड्स में, या फिर कुछ वहाँ पर वेल मतलब कुआं वगैरह डिग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो ये सारी चीज़ों को ट्रैक रखना होता है पटवारी को, और सारी जितनी भी चीज़ें हैं और रेवेन्यू और ये डिपार्टमेंट, इन सारी चीज़ों गवर्नमेंट का भी जो भी चीज़ें इन सबको भी देखते हैं पटवारी, ठीक है। तो जो सीनियर पीपल होते हैं डिपार्टमेंट में वो लोग पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, पटवारी के वर्क को लोग देखते हैं पूरा, ठीक है। अब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सबको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, राइट। और मैटर्स वगैरह को मैनेज करने के लिए जो भी लैंड रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर सब डिवाइडेड करा गया है, ठीक है। अब ये जो सब डिविजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका एक्सेट्रा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो हेड मतलब एकदम हेड होता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स जिनको तहसीलदार भी कहा जाता है, तहसीलदार, ठीक है। तो अब उनको ये सब जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं ये सब उनको सुनना पड़ता है, और ये भी सुपरवाइज करते हैं जो पटवारीज हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली बनाए जा रहे हैं कि नहीं है, जो लैंड रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको आसानी से उनके रिकॉर्ड्स पर वगैरह की कॉपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वो उस चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो जो तहसीलदार होते हैं ऑफिस में जहाँ पे जो लैंड लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं वो लोग उन सारी चीज़ों को भी सुनते हैं और उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। अब एक नया लॉ बनाया गया, अ न्यू लॉ, ठीक है। अब क्या है इस लॉ में, तो इस लॉ को बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। 2005 में इस लॉ को बनाया गया। अब हम लोग ऑफन ये जब भी सोचते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनके पास खुद का लैंड है, ठीक है, हम लोग को दिमाग में यही आता होगा कि वो फार्मर्स मैन है, राइट। विमेंस को लोग जल्दी लाइक विमेंस आर सीन एज पीपल, विमेंस को ऐसे लोग देखते हैं कि वो जो फील्ड्स में काम करने आती है, बट उस तरीके से नहीं देखते हैं कि जिनके पास खुद का एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकता है। रिसेंटली कुछ स्टेट्स में जो हिंदू वुमेन हैं उनको अपना जो शेयर है फैमिली के एग्रीकल्चरल लैंड में वो शेयर नहीं मिला, ठीक है। तो उनके फादर की डेथ के बाद तो उनकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी जिसको डिवाइड कर दिया गया था इक्वली उनके बेटों के बीच में अमंग हिज सन्स, ठीक है। तो रिसेंटली जो लॉ है वो बदल गया। तो जो नए लॉ बनाए गए इसमें सन्स और डॉटर्स थे और उनकी जो मदर्स थी जो हिंदू फैमिलीज में थी उनको इक्वल शेयर लैंड में मिलने लगा। तो जो सेम लॉ था वो सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारी कंट्री के जितने भी हैं सब में इस लॉ को अप्लाई कर दिया गया। तो ये जो लॉ था ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स को बेनिफिट कर रहा था। जैसे कि एग्जांपल है सुधा सबसे बड़ी बेटी थी एक एग्रीकल्चरल फैमिली की, ठीक है। उसकी शादी हो गई और फिलहाल वो बगल के विलेज में ही रहती है। अब उसके फादर की डेथ के बाद सुधा कभी कभी अपनी मम्मी की हेल्प करने आ जाती थी फार्मिंग के काम में। उसकी मदर ने पटवारी से कहा कि ये जो लैंड है इसको ट्रांसफ़र करके और उनके सारे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ सुधा का नाम भी उसमें ऐड कर दो उस रिकॉर्ड में। अब सुधा की जो मदर थी उन्होंने कॉन्फिडेंटली फार्मिंग वगैरह को ऑर्गेनाइज किया अपने छोटे बेटे और बेटी की हेल्प से।
और सिमिलरली सुधा जो थी वो भी वहाँ पर, उसको भी एक ये एश्योरेंस था कि अगर कभी उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो अपने जो लैंड का जो शेयर है उस पर डिपेंड हो सकती है। तो सुधा को भी एक ये एश्योरेंस था, ठीक है। ग्रेट, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे ऊपर और इस पर्सपेक्टिव को रीड आउट करेंगे। फार्मर्स ऑफन, अब अच्छा, जो फार्मर्स होते हैं उनको जो उनके लैंड की कॉपी वगैरह है वो भी उनको ज़रूरत पड़ती है मैप के साथ, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो पटवारी होते हैं वो मेंटेन करते हैं ये रिकॉर्ड्स और ये जितने भी मैप्स वगैरह हैं, जब कुछ चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो फार्मर्स को भी ज़रूरत होती है इन कॉपी की, लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी की और इन सारी चीज़ों की, ठीक है। तो उनके पास भी राइट होता है इंफॉर्मेशन होने का पूरा, तो उसके लिए उनको एक छोटी सी कुछ थोड़ी सी फीस को पे करना पड़ता है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये कई बार बहुत क्लियरली अवेलेबल नहीं होती है और फार्मर्स को कई बार कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती हैं इसको लेने के लिए। लेकिन कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटराइज हो गए हैं, तो उसको पंचायत ऑफिस में ही रखा जाता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और रेगुलरली अपडेट भी होते रहते हैं, ठीक है। अब ये इस टाइप का फॉर्म रजिस्टर जो है पटवारीज मेंटेन करते हैं, जिसमें कि जो ओनर है उसका नाम होता है फील्ड का, उसके फादर का या फिर उसके हस्बैंड का नाम और एड्रेस, इतनी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट होता है कि हेक्टेयर में कितना एरिया है उनके पास, ठीक है। फिर अगर ये जो एरिया है किसी का रेंट है या फिर खुद का ही है, खुद का है तो अगर रेंट है तो फिर क्या पर्सन का नाम है और कितना रेंट मिलता है, ठीक है। अब जो एरिया है इस रिस्पेक्टिव एरिया में कितना एरिया में कल्टीवेशन किया है, मतलब क्रॉप्स वगैरह ग्रो करें तो कितने क्रॉप ग्रो करें, कौन कौन से करें, कितने एरिया में करें हैं और क्या कोई दूसरा क्रॉप भी ग्रो करा है, ठीक है। अब एरिया जो कि कल्टीवेटेड नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए वो, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उस एरिया में, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये पटवारीज इनको मेंटेन आउट करते हैं अपने रजिस्टर में, ठीक है। अब ये इस टाइप का मैप होता है यहाँ पे, तो इस रिस्पेक्टिव मैप में ये इस तरीके से डायरेक्शंस वगैरह बनाई जाती हैं और इस तरीके से डिनोशंस वगैरह होते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये स्ट्रेट है, लाइक स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस और दिस, ये सब क्या है, ये सारी हैं बाउंड्री, ठीक है। इन सबको बोलते हैं हम लोग बाउंड्रीज, ठीक है। अब ये जो ये हैं ये सारी चीज़ें दीज आर कॉल्ड एज वेल, मतलब कि कुएं, ठीक है। अब दिस इज द, ये है ग्रास लैंड, ये जो छोटी छोटी घास टाइप के दिख रही है ये इस एरिया में ग्रास लैंड है, ठीक है। अब ये जो रोड है इसमें बीच में सिंगल डैश है, इसको बोलते हैं कच्चा रोड, और जो रोड जिसमें डबल डैश है बीच में वो है पक्का रोड, ठीक है। और ये सब जो है दीज आर द ट्रीज, और ये डायरेक्शन है ऊपर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को मार्क कर देते हैं हम लोग। दिस इज नोन एज योर बाउंड्री, ठीक है। ये है ग्रास लैंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट दीज आर द ट्रीज, ये है पक्का रोड, ठीक है। एंड इधर लिख देती हूँ दिस इज योर कच्चा रोड, ठीक है। फर्दर, ठीक है, ये हैं वेल्स मतलब कुएं, ठीक है। वेल मतलब कुएं, और ट्रीज वगैरह हो गया, बाउंड्री हो गया, वेल हो गया, ठीक है, सारे हो गए ना पॉइंट्स, ठीक है। ग्रेट, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ना पूरा मेंटेन करते हैं और इस तरीके से इन सारी चीज़ों को डिनोट किया जाता है कि क्या रिस्पेक्टिव मैप के अकॉर्डिंग। तो ये जो नंबरिंग्स है, नंबरिंग्स के हिसाब से लैंड के उसमें रिस्पेक्टिवली डिनोट किया जाता है, ठीक है। ग्रेट, वन सेकेंड, फाइन। सो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 6 की समरी को आज यहाँ पे पूरा अंडरस्टैंड किया
और इसके बारे में समझा कि विलेजेस में जो लैंड्स वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन करा जाता है, कौन डेटा उनका मेंटेन करता है और किस फॉर्मेट वगैरह में होता है सारी चीज़ें, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।